हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न, उनको यहाँ पर लेके आए हैं और उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 2018 से। तो 2018 से 2019-20 जो भी हैं, जितने भी पेपर हैं और जो अन्य परीक्षाओं के भी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, किस स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, कब पशुपालन के, मध्य पाषाण काल में कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। आपके ऑप्शन देखिए, सामने दिखे हुए हैं, औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। सोच सकते हैं आप लोग, तो सोचिए। इसका सही जवाब है बागोर। इतिहास में जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर से मिले हैं। बागोर ये जगह है राजस्थान की। तो बागोर कहाँ है? राजस्थान में स्थान है ये बागोर, राजस्थान की जगह है बागोर। यहाँ से पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले हैं। बागोर के अलावा एक जगह और है आदमगढ़। आदमगढ़ ये जगह है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल की एक विशेषता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे पाषाण पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। इसे माइक्रोलिथ का काल भी कहते हैं। माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजारों का ये समय था, पत्थर के छोटे छोटे औजारों का समय था, तो इसे माइक्रोलिथ का काल भी कहते हैं। इस काल में अगर बात की जाए, मध्य पाषाण काल में ही मानव के जो अस्थिपंजर का अवशेष मिला है, मानव के अस्थिपंजर का जो अवशेष मिला है, मनुष्य के अस्थिपंजर का जो अवशेष मिला है, वो पहला अवशेष, सबसे पहला अवशेष मिला है सराय नाहर राय एवं महदहा से। कहाँ से मिले हैं मानव अवशेष? सराय नाहर राय और महदहा से। महदहा से मिले। ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हैं। ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं, प्रतापगढ़ में है। और यहाँ से मध्य पाषाण काल में मानव के जो अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ। तो इस काल के मानव के अस्थिपंजर का जो पहला अवशेष प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सराय नाहर और महदहा से। ये दोनों जगह हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। और मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसे माइक्रोलिथ का काल भी कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से जो स्थान है, कौन से जो केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये कालीबंगा। ये कालीबंगा जो हमारा स्थान है ये है राजस्थान के गंगानगर जिले में। तो ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। दूसरा स्थान लोथल है। लोथल एक बंदरगाह था और ये गुजरात में है। लोथल एक बंदरगाह है, गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद, गुजरात। और ये एक बंदरगाह भी है, एक बंदरगाह था। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे। अब बात आती है आलमगीर और उल्लास की। तो ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब इसका सही जवाब हो 3 और 4।
ये दोनों आलमगीरपुर और हुलास दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। दूसरे स्थान की बात करते हैं हुलास की। तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। ये दोनों जगह हो गई। हुलास और आलमगीरपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो पार्ट है, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है। ये जो वेद है यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसके विषय में जान लेते हैं, फिर हम प्रश्न पर चलते हैं। एक कर्मकांडी वेद है। कर्मकांडी वेद का मतलब ये है कि कौन से विधि विष्ठान कैसे, जो विधि विधान किए जाने हैं, कौन से यज्ञ क्या हैं, ये सब कैसे किए जाएंगे इससे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान हैं उनकी विधियों का यहाँ उल्लेख है। यज्ञ अनुष्ठान की जो विधियाँ हैं वो यहाँ उल्लेख है। यज्ञ से संबंधित जो यज्ञों से जो संबंधित अनुष्ठान हैं, यज्ञों से संबंधित जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान विधियों का उल्लेख यहाँ पे है। यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यहाँ पे यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है, ये यजुर्वेद से। अगर और इसके विषय में थोड़ा देखा जाए तो यजुर्वेद जो है 40 अध्याय में विभाजित है और इसमें करीब 1990, इस यजुर्वेद में 1990 मंत्र संकलित है। मंत्र है जो इसमें 1990 मंत्र संकलित है यजुर्वेद में, 1990 मंत्र। और जो इससे संबंधित जो इसका पुरोहित है, पुरोहित जो इसको कराते हैं, इस कर्मकांड को संपन्न कराते हैं, उनको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहा जाता है। इनके जो कर्मकांड है उनको कराने वाले को अध्वर्यु। यजुर्वेद की दो शाखाएं होती है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो प्रश्न है हमारा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, तो शुक्ल वाजस्नेयी संहिता जो है, ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। वाजस्नेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वाजस्नेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। और जो मैत्रेयी, तैत्तिरीय और काठक, ये सभी कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। ये सभी संहिताएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? आपके ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो कलिंग के शासक थे खारवेल। सही जवाब है। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है खारवेल के विषय में जानकारी देता है। खारवेल कलिंग शासक था। कलिंग वही जहाँ पे अशोक ने आक्रमण किया था। कलिंग शासक खारवेल के विषय में जो है
जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उड़ीसा राज्य जो है उस भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य में जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर से 4-5 किलोमीटर दूर ये उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। उदयगिरी पहाड़ी पर उड़ीसा में भुवनेश्वर से 4-5 किलोमीटर दूर उदयगिरी पहाड़ी पर जो है ये स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख। और खारवेल के इतिहास जानने का एक अच्छा स्रोत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन कुछ नरेश हैं, राजा हैं और उनके राज्य, इनको मैच करना है हमको, एक सूची उनको सूची से मिलाना है। तो धनंजय, ये जो धनंजय थे ये कुस्तलपुर के नरेश थे। धनंजय मतलब कि हम कह सकते हैं वन का बी, वन का बी। धनंजय को कुस्तलपुर से मिला दीजिए, वन का बी, सॉरी वन का सी, कुस्तलपुर वन का सी। धनंजय को कुस्तलपुर से मिले वन का सी। दूसरे राजा है नीलराज। नीलराज अवमुक्त के राजा थे, तो 2 का जो ए हो जाएगा। नीलराज को अवमुक्त से मिला दीजिए, नीलराज को मिला देंगे हम लोग अवमुक्त से। और 1 का जो है धनंजय को मिलाएंगे ये सी से, कुस्तलपुर से। तीसरा है 3 को मिलाएंगे उग्रसेन को पालक्का से, मतलब 3 का डी मिल जाएगा। और 4 विष्णु गोपा ये कांची के राजा थे, तो 4 का बी। तो 1 का सी हो गया, 1 को सी से मिला दीजिए। नीलराज थे और मुक्त के राजा, तो 2 को ए से मिला दीजिए। उग्रसेन थे पालक्का के राजा, तो 3 को डी से मिला दीजिए। और विष्णु गोपा कांची को मिला दीजिए बी से। तो आपके सही जवाब मिल गए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध? 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? आपके सामने है सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख वही खारवेल के विषय में जानकारी देता है, तो इसका सही जवाब है अयोध्या लेख। अयोध्या लेख पुष्यमित्र शुंग के जो विषय में जानकारी है इसके अयोध्या लेख से ही मिलती है, अयोध्या लेख से ही मिलती है। और जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है, ये लेख इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। पुष्यमित्र के राज्यपाल जो हैं धनदेव से संबंधित है। और इस अभिलेख से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इस यज्ञ को जो संपन्न कराया था पतंजलि ने कराया था। इस यज्ञ को संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इनकी राजधानी क्या थी? पुष्यमित्र शुंग की पाटलिपुत्र थी, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कथन और कारण के प्रश्न है। तो पहला कथन है, दूसरा कारण है। कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। क्या कारण इसका जो दिए हैं, देखो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है। कथन जो है, कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ये बात सही कि उत्तर भारत पे जो है तुर्की आक्रमण सफल हुए, और इसकी जो वजह थी उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तथा कारण आर कथन ए की जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न मंदिरों में से मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कोष्ठक से उत्तर चुनिए। इनको चुनना है कि किस क्रम में कौन से मंदिर बने हैं। सबसे पहला मंदिर कौन सा बना है, फिर कौन सा बना है। तो सबसे पहले बना है सप्त पैगोडा। चलिए हम क्रम लिख देते हैं। सबसे पहले जो बने हैं सप्त पैगोडा, ये नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था, उनके समय में। लिख देते हैं इधर हम, नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में बना था सप्त पैगोडा। दूसरा जो मंदिर बना है
महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर ये बना, और ये बना है नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय। ये बना है नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय। तीसरे मंदिर की तरफ चलते हैं तो बना है बृहदीश्वर का मंदिर। तीसरे नंबर बना है बृहदीश्वर का मंदिर। बृहदीश्वर का मंदिर बना है राजराज चोल के समय में। राजराज चोल के समय बना है। चौथे नंबर पे आए तो गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर बना है। गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर बना है ये वाला, और ये बना है राजेंद्र चोल के समय में। राजेंद्र चोल। तो हम कह सकते हैं अगर क्रम लिखना हो तो पहले बना 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये इसका क्रम है बनने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेश व्यापार से संबंधित थी? विदेश व्यापार से श्रेणी, नगरम, नानादेशी या मणिग्राम। तो विदेश व्यापार से संबंधित हैं दोनों, नानादेशी और मणिग्रामम दोनों संस्थाएं विदेश व्यापार से संबंधित थी। ये दोनों उत्तर प्रदेश आयोग ने माने हैं, तो दोनों हम कह सकते हैं नानादेशी और मणिग्रामम दोनों विदेश व्यापार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कहाँ है? 3 दरवाज़ा। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, ये इमारत सही है। दाखिल दरवाज़ा गौड़, ये भी सही है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, ये भी सही है। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, अदीना मस्जिद है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सिकंदर शाह के काल में बनी थी, तो यह है पश्चिम बंगाल, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में। आज हम इन 10 प्रश्नों की व्याख्या करके इनको हल किया हम लोगों ने आज 10 प्रश्नों को। हम जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और 10 प्रश्नों के साथ। तो हम 10-10 प्रश्नों को रोज़ डिस्कस करेंगे। अगर 10-10 को भी रोज़ करते हैं तो एक महीने में करीब 300 प्रश्न हो जाएंगे इतिहास के हमारे, और हम इतिहास विषय से संबंधित ही प्रश्नों को रोज़ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी। जय हिंद।